सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में के मिलने जा रहे हैं। बीए बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड है, भारत का भूगोल है, यूनिट 3 चल रही है। इसमें है संसाधनों का संरक्षण टॉपिक है। संसाधन संरक्षण टॉपिक में प्रश्न बन के आता है, वो है जल संसाधन से संबंधित है। देखो यहाँ पे सतही एवं भूजल संसाधनों के बीच अंतर स्पष्ट करें। भारत में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताइए। यानी जल प्रदूषण के नियंत्रित यानी जल संसाधन संरक्षण उसके बारे में जो तकनीकी विकसित की है या प्रदूषण से रोकने के लिए बचाव के लिए उनके बारे में बताना है। देखो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं संसाधनों के संरक्षण की। संसाधनों का संरक्षण है, संरक्षण से तात्पर्य है लंबे समय तक साधनों के उपयोगिता रखने से, यानी लंबे समय तक साधनों की उपयोगिता बनाए रखने के लिए उनका बुद्धिमानी से नवीनतम तकनीक का उपयोग कर मितव्ययतापूर्वक इस बात काम में लाना कि आने वाली पीढ़ी के लिए उनसे वंचित नहीं रहे, न्यूनतम उपयोग से भी अधिकतम लाभ मिले। यही संसाधन संरक्षण का आधार है। यदि प्राकृतिक संसाधनों को अनियोजित विद्वान किया जाएगा तो थोड़े समय में ये समाप्त हो जाएंगे और वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए उनका अभाव का परिणाम भुगतना पड़ेगा। अतः सभी संसाधनों का उचित विद्वान किए जाने की प्रक्रिया ही संरक्षण कहलाती है, कही जाती है। हमारा दायित्व एक ऐसा निरंतर वातावरण बनाना नहीं है जिसमें लोग निर्धन हो जाए, बल्कि एक ऐसा वातावरण निर्माण करना है जिसमें लोग गर्व महसूस करें। इसमें अलग अलग परिभाषा जो संरक्षण की अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे जो टॉप प्रोफेसर था, प्रोफेसर टॉप ने लंबे से लंबे समय तक अधिक लोगों को अधिक से अधिक भलाई करना ही संरक्षण है। संसाधनों के वर्तमान में विद्वहन की गति को धीमा करना का एकमात्र उपाय संरक्षण है, ये राइट ने कहा था। जिमरमैन के अनुसार लाभ प्राप्त करने के उत्तरकालीन स्वीकृति उद्देश्यों के लिए उपभोग की वर्तमान व्यवस्था को कम करना कोई भी विधि संरक्षण कहलाती है। अब इसके अंदर क्या है कि संरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है कि न्यूनतम उपयोगिता के में से सार्वत्रिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो देखो संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यूनतम उपयोगिता से सर्वाधिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना क्या कहलाता है? संसाधनों का संरक्षण करना ये मुख्य उद्देश्य है। संसाधन संरक्षण जैसे अनेक प्रकार से हो सकते हैं। भूमि संसाधन संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, नम भूमियों का संरक्षण, खनिज संसाधनों का संरक्षण, तो बहुत सारे संसाधन संरक्षण है। अतः संसाधनों का अब इसकी आवश्यकता देखो कैसे हुई कि पृथ्वी की धरातल पर जीवन का अस्तित्व कर्म प्रकृति द्वारा कुछ इस प्रकार से बनाया गया है जिसे जरा भी छेड़छाड़ करने पर संपूर्ण क्रिया है वो अस्थायी हो जाती है। यानी एक पृथ्वी पर क्या है, संपूर्ण जो प्रक्रिया है जीवन की वो एक निश्चित क्रम के अनुसार बनाई गई है, यानी एक पर्टिकुलर श्रृंखला से बनाई गई है। यानी श्रृंखला रूपी जीवन पद्धति बनाई गई है। श्रृंखला रूपी इस जीवन पद्धति में अगर छेड़छाड़ की गई है, मानव द्वारा अगर छेड़छाड़ की गई है या इसको अनियमित किया गया है, तो अगर अनियमित या छेड़छाड़ करने से ये भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं जल की, तो जल प्रदूषण में अगर थोड़ा सा कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसके जो संगठन होता है जल का उसमें थोड़ा सा अगर संगठन में चेंजेस हो जाता है तो उसकी जो प्रकृति रहती है वो बदल जाती है। तो इस प्रकार से संरक्षण की आवश्यकता जो विभिन्न प्रकार की जीवन गैसें हैं, जीवनदायिनी गैसें हैं, उनके ऊपर भी पर्टिकुलर प्रभाव पड़ता है। हिंसिक जीव है, जब मानव अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिना कुछ सोचे समझे प्रकृति का विध्वंसपूर्ण या दोषपूर्ण विनाश विध्वंस करता है तो उसमें उसका दुष्परिणाम शीघ्र ही भुगतना पड़ता है। यानी जिस प्रकार से वनों की कटाई कर रहा है, इसके अतिरिक्त विकसित तकनीकी ज्ञान के बढ़ने के कारण औद्योगिकरण कर रहा है। औद्योगिकरण वगैरह से सभी वायु जल वगैरह सभी प्रकार के प्रदूषित मुख्य रूप से हो रहे हैं। ये संसाधनों से संरक्षण से संबंधित थी। अब बात करते हैं कि सतही जल संसाधन यानी जो भूमि के ऊपरी। अब पहला देखो सतही जल संसाधन
सतही जल संसाधन वो होते हैं जो भूमि के ऊपर यानी धरातल के ऊपरी भाग पर नदी के द्वारा, झील के द्वारा पाए जाने वाले या विभिन्न प्रकार के बांधों के द्वारा धरातल के ऊपरी हिस्से से प्राप्त जल वो है सतही जल कहलाता है। यानी धरातल के ऊपरी सतह से प्राप्त जल ये धरातलीय जल कहलाता है। इसमें आप आ जाती है विभिन्न प्रकार की जैसे नदियां, झीलें, तालाब, बावड़ियां, ये मुख्य जो धरातलीय जो ऊपरी सतह जो जल प्राप्त होता है उनके मुख्य साधन है। इनसे सतही जल के साथ साथ में इसमें विभिन्न प्रकार के वो स्थानीय जल की आपूर्ति भी हो जाती है जल से। अब बात करते हैं भूजल संसाधन। भूजल की अगर बात करी जाए तो भूमि के अंदर ये धरातलीय भाग है, ये ऊपरी सतह है धरातल की, और ये धरातल के नीचे। धरातल के नीचे पाए जाने वाले जल स्रोत यानी विभिन्न प्रकार के जो जल स्रोत धरातल के अंदर पाए जाते हैं उन जल स्रोतों को भूजल स्रोत है। इन जलों के अंदर जो साधन है यानी विभिन्न प्रकार के कुओं, नलकूपों, हैंडपंप, आदि के द्वारा जल का निकाल के और सिंचाई के लिए काम में लिया जाना, उस भूजल स्तर को उसे भूजल स्तर कहते हैं। यानी भूमि के अंदरूनी भाग से परतों के बीच के अंदर शिराओं के यानी मृदा जल कणों के अंदर पाया जाने वाला जो जल होता है वो भूजल कहलाता है। यानी तो दोनों में ये जल इसमें कह सकते हैं कि लवणीय और मीठा दोनों प्रकार से हो सकता है। भूगर्भ जल है वो भी लवणीय और मीठा दोनों प्रकार से हो सकता है। यह जल भूमि के ऊपर पाया जाता है, ये भूमि के अत्यधिक गहराई में पाया जाता है। इस जल को बिना किसी सहायता से काम में लिया जा सकता है। यानी इस जल में अत्यधिक खर्च यानी पूंजी की आवश्यकता अत्यधिक होती है। भूजल में अत्यधिक तकनीकी आवश्यकता होती है यानी साधनों की आवश्यकता होती है, उसके बाद में निकाला जाता है। ये अत्यधिक खर्चीला हो सकता है, ये कम खर्चीला हो सकता है। इसमें मानवीय श्रम की कम आवश्यकता होती है, इसमें मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार से प्राप्त जल ये प्रदूषण अधिक जल्दी हो जाता है। सतही जल ये प्रदूषण बहुत ही कम या लंबे समय तक नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से ये जो सतही व भूजल क्षेत्रों में कुछ अंतर थे। इसके बाद में देखो जल प्रदूषण है, उसमें जल संसाधन का संरक्षण की बात करें तो आपने लिख लिया हुआ है इसमें कुछ अब बात कर रहे हैं वो जल संसाधन के संरक्षण की। भारत में वार्षिक वर्षा की मात्रा 4000 लाख हेक्टेयर मीटर की है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार आधारभूत वार्षिक जल संसाधनों का 1850 लाख हेक्टेयर मीटर है, जिसमें से 1350 लाख हेक्टेयर मीटर धरातल पर है और 500 लाख हेक्टेयर मीटर भूमिगत जल का होता है। पूरे विकास पर धरातल के संसाधनों में 1850 लाख हेक्टेयर मीटर और भूमिगत जल की मात्रा 850 लाख हेक्टेयर में वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त धरातल पर उत्तरी पर्वतों के हिम से पिघलने तथा
समुद्री नमकीन जल को साफ कर अतिरिक्त मात्रा में भी प्राप्त किया जाता है। यानी अगर सतही जल की बात करें तो ये बर्फ के रूप में भी होता है, तो इस बर्फ के रूप में भी इसको गर्म करके और वापस से प्राप्त किया जा सकता है, तो ये सतही जल में ही आता है। उपयोग में आने वाले जल का प्रवाह अलग अलग प्रकार से होता है, इसमें नदियों के द्वारा होता है। तो प्रथम योजना में बहते हुए जल का केवल 6% उपयोग किया जाता है। यानी आप पहले जो निम्नगामी नदियां हैं, जो सतही जल है, इसका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में और केवल 6% किया जाता था। अब सिंचाई जल के लिए जो उचित सामयिक प्रबंध है वो निम्न उपाय किए जाते हैं। जल संसाधनों का उचित प्रबंध किया जाए, जिसमें अंतर्गत मिट्टियों का सर्वेक्षण। देखो, जल संसाधनों का उचित प्रबंध है या इसको नियंत्रित किस प्रकार से किया जाए, तो पहला है जल संसाधनों का उचित प्रबंध। जल संसाधनों का उचित प्रबंध, जिसके अंतर्गत मिट्टियों का सर्वेक्षण। अब इसके अंदर क्या करेंगे? भूमि यानी मिट्टी संरक्षण, मृदा सर्वेक्षण, मृदा का सर्वेक्षण किया जाए तथा फसल प्रारूप फसल प्रारूप को है वो परिवर्तित किया जाए तथा उत्पादन देने वाले बीजों को पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद एवं कीटाणुनाशक दवाएं तथा वैज्ञानिक कृषि पद्धति का उपयोग होना चाहिए। सेकंड, अगर दूसरा बात की जाए तो वो है प्रदर्शन द्वारा कृषकों के विभिन्न फसलों की सिंचाई के लिए कितने जल की और कब आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार सरलता से प्राप्त किया जाए, आदि बातों को समझने में अपने आप को व्यवस्थित की जानी चाहिए। वर्तमान में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार कच्ची नालियों में जल पहुंचाने में देश में लगभग 11,300 क्यूसेक जल नष्ट होता है। सिंचाई जल में जल का उचित और सामूहिक उपयोग के लिए निम्न प्रकार से नालियां हैं उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए तथा वाटर शेड का प्रबंध किया जाना चाहिए। वाटर शेड प्रबंध जल की उपलब्धता बनाए रखने की दूसरी प्रमुख विधि है। दूसरी प्रमुख विधि है वाटरशेड क्षेत्र। वह क्षेत्र होता है जहां से बरसात का सारा पानी आगे बहते हुए एक नदी, तालाब अथवा झील की ओर बढ़ता है। जलगाम या वाटरशेड के प्रबंधन के लिए तहत उस क्षेत्र की मिट्टी, जल एवं वनस्पतियों का सम्मिलित प्रबंधन होता है। इस तरह से प्रबंधन में पानी का समुचित उपयोग, निचले क्षेत्रों में बाढ़ का नियंत्रण, भूमिगत जल स्तर वृद्धि इत्यादि का ध्यान रखा जाना चाहिए। दोनों विधियां पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण सतत विकास के आवश्यक अंग को स्वीकार करना चाहिए। जल के इस प्रकार का संग्रहण एक से अधिक बार खेती संभव होती है और खाद्यान्न और व्यावसायिक फसलों, गन्ना, कपास, तिलहन आदि का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। बागड़ा बांध में सतलज के भाव का लगभग 45% जल रोका जाए, जिससे लगभग 15 लाख हेक्टेयर शुष्क भूमि में सिंचाई की जा सकती है। कृष्णा पर नागार्जुन सागर से लगभग 4 लाख हेक्टेयर और चंबल बांध से लगभग 6 लाख हेक्टेयर तक भूमि सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। सदाबहनी नदियों के प्रवाह को मोड़कर गंडक नदी से 1 लाख हेक्टेयर, कोसी से 7 लाख हेक्टेयर, सोन नदी से बढ़ते हुए जल को सर्वोत्तम उपयोग के लिए राष्ट्रीय जल संगठन बनाना भी है। यानी तीसरा है राष्ट्रीय जल संगठन। इस संगठनों का उद्देश्य 2 या 2 से अधिक नदियों को आपस में झरनों द्वारा जोड़कर उनसे अनेक लाभ प्राप्त करना
इसके अतिरिक्त जल को अभावग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाकर, यानी इसका संगठन है 2 या 2 से अधिक नदियों वगैरह को जोड़ना तथा जहां पे जल नहीं है उस क्षेत्र में जल को पहुंचा जाए या शुष्क क्षेत्रों के जल की आपूर्ति की जाए तथा जल का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उत्तर और दक्षिणी भारत में के बीच नदियों का परिवहन का सीधा संपर्क नहीं है क्योंकि कोई भी नदी उत्तर से दक्षिण दिशा में नहीं बहती है। अतः इन संगठनों में ऐसी सुविधा प्राप्त करना, कोयला, पत्थर, लोहा और अन्य भारी खनिज लकड़ियों का परिवहन जल के द्वारा सस्ते में करना। अभी मध्य भारतीय क्षेत्र में बहुत से भाग अगम्य है किंतु प्राकृतिक संसाधनों, वनों, लकड़ी से धनी है। अतः जल संसाधनों के संगठन में उनके आर्थिक विकास का मार्ग प्रस्तुत करना। इसमें गंगा कावेरी को जोड़ना तथा ब्रह्मपुत्र को गंगा को जोड़ा जाए, नर्मदा से नहर निकालकर पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचाया जाए जिससे माही नदी तक जाए। नदी अथवा जलाशयों से मिट्टी के बहाव को रोकना। देखो जलाशय में मिट्टी के बहाव को रोकना, यानी नदियों के द्वारा क्या होता है, नदियां मुख्य रूप से अपने साथ में क्या लाती है, बाढ़ के समय नदियां जल के साथ में भारी मात्रा में मिट्टी, भारी मात्रा में मृदा व कंकड़ पत्थर लेकर आती है, यानी परिवहन के रात में कंकड़ पत्थर वगैरह लेके आती है जिससे नदियों में नावें चलाना संभव नहीं होता है। केवल जहां नदियां पर्याप्त रूप से गहरी होती है वहीं नावें आदि चलाई जाती है। अगर नदियों को नव्य बनाने के लिए उनमें तल को नियमित रूप से ड्रेनेजों द्वारा साफ किया जाए। नदियों के किनारों में यथास्थान पर पक्का बनाना चाहिए जिससे सामान चढ़ाने उतारने में उचित है। नदियों का वर्ष भर जल प्रवाह यह भी आवश्यक है कि उसके उद्गम स्थानों की कुछ नीचे जल संग्रहालय बनाकर जल को रोका जाए, उसे छोड़े जाए, जल की मात्रा पर पूरा नियंत्रण रखा जाए जिससे बाढ़ की समस्या भी हल होगी। जल विद्युत उत्पादन यंत्र भी लगाए जाए। अधिकांश नदियों में प्रवाह क्षेत्र मैदानी भागों से आरंभ होते हैं, अतः जब इन भागों में जलाशय बनाए जाए तो जल के साथ साथ इनमें मिट्टी भी जम दी जाती है जिससे जल भरण समस्या कम हो जाती है। पीने के जल की पूर्ति में वृद्धि करना है। अगला है पीने के जल की पूर्ति में वृद्धि करना। भारत की जनसंख्या 1971 में 54.7 करोड़ थी जो 2011 में बढ़कर कितनी हो गई, 11 में बढ़कर 121.05 करोड़ हो गई। तो जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तो पीने के जल में पूर्ति में भी अत्यधिक बढ़ोतरी होगी। पहले ही देश में बड़े भाग में पीने के जल का अभाव था। लगभग 67% गांव पीने के स्वच्छ जल में उपलब्ध नहीं है। नगरों से में दूषित जल वह भी अनिश्चित समय की मात्रा में मिलता है, जबकि नदियों को अधिकांश जल बहकर चला जाता है। कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल के बड़े स्रोत उपलब्ध है
विशेषतः गंगा यमुना में मैदान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, नर्मदा, ताप्ती और पूर्णा नदी की घाटी, कच्छ और भुज, बालू स्त्रोत, तिरुचिरापल्ली, अरकटा, कर्नाटक के बेलारी आदि क्षेत्रों में तथा कुछ क्षेत्रों में नलकूप या पातालतोड़ कुओं से भी पानी लाया जाता है। इसके अलावा है समुद्री जल का को लवण रहित करना। समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो नमकीन जल मिलता है, जल नमक में प्रतिशत 3 से 6% तक, उसका शुद्धिकरण कर उसे पीने योग्य बनाया जाना चाहिए। ऐसे प्रयास कच्छ और मुंबई के तटों पर किए गए हैं। समुद्र के जल का लवण रहित किया जाए तो उसमें नमक की मात्रा कम की जा सकती है और साफ किए जल का पुनः उपयोग सिंचाई के लिए तथा भोजन पकाने, कपड़े धोने आदि के लिए किया जा सकता है। इसके लिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा में भक्का आर्द्रता उत्पादक तथा शुष्कता उत्पादक द्वारा किया जा सकता है। जल प्रदूषण को रोकना नहीं। जल प्रदूषण सौभाग्यवश उत्तर भारत में अन्य देशों की अपेक्षा बहते हुए जल के रूप में भारतीय नदियां अथाह जलराशि भरी हुई है। केवल दक्षिणी भारत की नदियां छोड़कर, किंतु इनका जल बढ़ते हुए नगरीकरण व औद्योगिकरण से निरंतर चौंकाने स्तर पर घातक रूप से प्रदूषित होता जा रहा है। यानी इसके कारणों की बात की जाए तो नगरीकरण के कारण जो वायु मल है, नगरीकरण से अपशिष्ट पदार्थ है, पदार्थों पर रोक, नगरीकरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों पर रोक लगा के और वह जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्रों से। औद्योगिक क्षेत्रों से सबसे अधिक रूप से औद्योगिक क्षेत्रों से जो गंदा जल निकलता है, गंदा जल निकलता है वायुमोल, वो नदियों में चला जाता है, नदियों में छोड़ा जाता है और नदियों में छोड़ा जाने के कारण क्या है, नदियां प्रदूषित हो जाती है। यानी तो पीने योग्य जो जल है वो प्रदूषण हो जाता है। इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों का जो प्रवाह है वो उद्योगों से निकलने वाला जो जल है इसको रोककर या इसका संगठन बनाकर इसका दूसरा अन्य विकल्प ढूंढकर या तकनीकी क्षेत्र में या इसको वापस से साफ किया जाए। शुद्ध करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बिल्कुल से क्या होगा, वाटर प्यूरिफाई यानी गंदा नहीं होगा बिल्कुल। अगला है अनियमित जो पशुचारण है, पशुचारण पर रोक, यानी बिल्कुल खुले रूप से जो पशुचारण होता है या पशु होता है वो सतही जल के जो तालाब वगैरह होते हैं, झील होती है, तालाब झीलें होती है, इनको पशुचारण उसी में नहाना धोना करके क्या कर देते हैं, इसको इस जल को है जो तालाबों का जल है और झीलों का जल है इसको पूरी तरह से प्रदूषित कर देते हैं। इसके कारण से भी जल काफी हद तक प्रदूषित हो जाता है। इससे जल में अनेक कीटाणुनाशक तथा अनेक जानलेवा जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जो अत्यधिक जानलेवा बीमारियां होने का खतरा रहता है। तथा इसे पशुचारण को रोकना चाहिए। तथा जो सीवरेज लाइन है, सीवरेज लाइनों को तालाब और झीलों के अंदर नहीं पहुंचाया जाए। यानी जल प्रदूषण रोकने के लिए सीवरेज लाइन का पानी है वो सीधे तालाब या झील या नदियों या के मार्ग में नहीं होना चाहिए तथा उसको वापस से ऐसे संयंत्र लगाए जाए। चलिए
जो प्यूरिफाई कर सके, उस फार्म को वापस, उस पानी को वापस शुद्ध करके पेड़ पौधे में डाला जाए या सिंचाई करके अन्य क्षेत्रों में काम में लिया जाए। भारत में योजना आयोग द्वारा एक अनुमान लगाया गया था कि विभिन्न उद्योगों द्वारा जितना निरंतर जल निकलता है, तो इसमें कागज जो है, जो कागज उद्योग है, खाद व उर्वरक उद्योग है, शराब उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, इस्पात मिल उद्योग है, तेल शोधक कारखाने हैं तथा सूती वस्त्र उद्योग है। तो इसमें बहुत सारे उद्योगों में प्रथम श्रेणी के जो इनमें उन उद्योगों से निकलने वाला जो प्रदूषण है या विभिन्न प्रकार के जो है कार्य है, तो उन अशुद्धियों को उपाय में बिल्कुल कम किया जाए तथा जल प्रदूषण को रोककर उसका शुद्धिकरण व पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए विभिन्न संयंत्र वगैरह लगाने चाहिए तथा 1947 में जो 1900 देश आजादी के बाद में भारत ने 1974 में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम तथा 1981 में पास किए जा चुके हैं। अब अशुद्धियां दूर करने के लिए देखो प्रथम बात, प्रथम उपाय के अंतर्गत नगरों का सारा कूड़ा करकट गंदा पानी मेला, यानी नगरों का गंदा पानी, कूड़ा करकट, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ तथा सभी द्वारा नालियों में नगर से दूर बड़े होज या गड्ढों में डाला जाता है, वहां से इस प्रकार दूसरी होज में बड़े होज नालों में लगाया जाता है, यानी इसको शुद्ध किया जाए वापस। तो तलछट यानी जो स्लाइड डाइजेस्टर सिस्टम के द्वारा और फिर इसको कंपोस्ट खाद बना दिया जाए, तो इसके कारण भी जल प्रदूषित होने से बच जाएगा। द्वितीय विधि के अनुसार हम इसमें जो कीटाणु उत्पन्न होने की प्रक्रिया है, यहाँ एक नल द्वारा पर्याप्त ऑक्सीजन, इसमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, इस पानी में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होने से भी इस जो जल प्रदूषण के तथा तीसरा है गंदे जल के अंदर चूना डालकर वाष्पीकरण द्वारा इसको वापस से शुद्ध किया जाए। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड का भी गठन किया गया है तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की जो विषैली गैसें हैं, वो भी जैसे ऑक्सीजन में विभिन्न प्रकार की गैसों का स्तर बढ़ जाता है, जिससे भी जल प्रदूषण होता है, क्योंकि वायु में जल में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। अब जिस प्रकार से गंगा जल में ऑक्सीजन की कमी है, यानी गंगा जल में ऑक्सीजन की वैज्ञानिक देखा गया है कि गंगा जल में कमी, तो इसमें ऑक्सीजन की जो कमी है वो 9 से 11 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जबकि उंगली के पास 1 से 2 मिलीग्राम प्रति। मानकों के अनुसार ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होनी चाहिए। जल में ऑक्सीजन की कमी की बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु और कवक पनपने से हो गई है। तो इस प्रकार से केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में स्थापना की गई तथा गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है तथा गंगा को प्रदूषण बनाने व अन्य समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो इस प्रकार से भारत में धरातलीय जल का उचित उपयोग करने के लिए सरकार ने केंद्रीय जल आयोग का गठन किया गया है तथा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड तथा केंद्रीय जल शक्ति, सिंचाई और नौका संचालन आयोग
आयोग का गठन किया गया है तथा सिंचाई के साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित किए गए। इन कार्यक्रम को अंतर्गत सिंचाई संभावित उपयोग, अधिक से अधिक विकास करके बहु विषयी उपयोग, जल की प्रति इकाई, भूमि की प्रति इकाई के पीछे जल की उपलब्धि तथा किसानों को न केवल अधिकतम लाभ प्रेरित करना तथा अधिकतम लाभ भी दिलाया जाना फसल की तथा ऐसे कार्यक्रम राजस्थान, मध्य प्रदेश, संबल संग्रहण क्षेत्र, तेलंगाना, नागार्जुन सागर क्षेत्र में किए गए हैं। अगर भारत जो दूसरा है अत्यधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। अत्यधिक वृक्षारोपण करने से विषैली गैसों को पेड़ पौधे द्वारा प्यूरिफाई कर देंगे। तो वृक्षारोपण से भी जल प्रदूषण से भी मुख्य प्रकार से सहायता मिलती गई इससे। अतः अन्य जो शुद्धिकरण के लिए है वो प्रोजेक्ट लगाने चाहिए, यानी जो नदियों के द्वारा निकलने वाला गंदा जल है तथा जो रासायनिक उर्वरक यानी उर्वरक निर्माण प्रक्रिया है, उर्वरकों से उर्वरक जो उद्योग है उनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट है उसको रोककर भी जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। यानी पूरी तरह से अनिवार्य रूप से तथा विभिन्न प्रकार की जो क्षेत्र है उनको रोककर भी जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। इनके अलावा और भी अन्य कारक है जिनको रोककर भी जल प्रदूषण की उचित व्यवस्था की जा सकती है। जिस प्रकार से जल का विवेकपूर्ण उपयोग, जल का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करके भी जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। जल की अत्यधिक बर्बादी नहीं करे और जल को समय के अनुसार यानी अभी धरातलीय जल का है तो उसके अनुसार इसका जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि भविष्य में जल शुद्ध जल है वो आने वाली पीढ़ी को भी उचित मात्रा में मिल सके तथा जल की जो पूर्ति अच्छे से की जाए तथा सिंचाई जल का वह उचित प्रबंधन, सिंचाई जल का उचित प्रबंधन करके जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। नगरों के अंदर जो विशेष प्रकार के जल जो प्रदूषित होता है उस प्रदूषित जल को रोकना तथा उसको विभिन्न प्रकार के जो है वो केंद्रीकृत या तथा जल प्रदूषण जल जो प्रदूषित जल है प्रदूषित जल के अंदर विभिन्न प्रकार की जो जीवाणु या कीटाणुनाशक दवाइयां डालकर उसको शुद्ध करना। इसमें जैसे जो लाल दवा आती है उसका पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग लाल दवा के रूप में जो जलीय कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है तथा क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है वो जल को साफ करने के लिए। तो इससे उनमें जो से तथा जैसे बरसात का पानी वर्षा का पानी जहां इकट्ठा हो गया वहां पे मृदा जो मिट्टी का तेल होता है जो केरोसिन डालकर उसके जो लार्वा वगैरह है उसको नष्ट किया जा सकता है क्योंकि लार्वा पनपने से उसमें जीवाणु वगैरह बढ़ जाते हैं। इसलिए भी अधिकतर वह जल प्रदूषण को रोका जा सकता है तथा विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम अपनाकर भी जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जंगलों से जो राख वगैरह निकलती है उससे भी जल प्रदूषण होता है तो उसके स्थान पर जो लकड़ी वगैरह जलाई जाती है
उनके अलावा दूसरी अन्य जो सौर ऊर्जा है उसको सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे क्या है सौर ऊर्जा वगैरह बढ़ावा दिया, जिससे जल प्रदूषण अधिक जो गैसों में मिला है वो भी वायु में जो मिला है वो भी कम हो जाएगा और उस प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा। तो जहां तक है अगले वाली जो पीढ़ी है वो वायु पीढ़ी को जल प्रदूषण व इस जल का जो निरंतर प्रदूषण रहित है उसका उपयोग करने के लिए भावी पीढ़ी को सबसे ज्यादा शिक्षा और एजुकेशन शिक्षा दी जाए और उसको प्रशिक्षण दिया जाए और अलग अलग तरीके अपनाए जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी भविष्य में उचित जल का उपयोग तथा प्रदूषण मुक्त जल को प्रदूषण मुक्त बना सके। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। फिर से इस टॉपिक के बाद में फिर नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद। तो सभी से निवेदन है कि आप साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहे तथा इसको लिखते भी जाए और कॉपी पेन लेके, तो आप निरंतर अध्ययन से जुड़े रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।